शिमला केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी, तो जैसे कि सत्ता का जो सेमीफाइनल है जिसके रिजल्ट का सबको बेसब्री से इंतजार था और आज हिमाचल प्रदेश को एक एमपी और 3 जो एमएलए है वो मिल चुके हैं। सत्तारूढ़ अगर हम बात करें बीजेपी सरकार की तो तगड़ा झटका बीजेपी को ये लगा है। बात करें अगर हम ऑपोजिशन के लिए तो विधानसभा के जो इलेक्शन अगली साल होने वाले हैं 2022 में, उसके लिए उनकी एक जो उम्मीद है वो बंधी है कि हो सकता है कि विधानसभा के चुनावों के बीच जो जनता है इसी तरह से उन्हें जो समर्थन है अपना दिखाती रहे, क्योंकि जो कांग्रेस की अगर हम बात करें पहले से ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी इस चीज को लेकर। मुद्दे भी उनकी तरफ से जो उठाए गए थे, महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही थी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस तरह की जो चीजें हैं वो उनकी तरफ से उठाई जा रही थी। वहीं बात की जाए बीजेपी की तो उनका यही कहना था शुरू से ही कि विकास के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रही हैं और पिछले 4 सालों में जो उन्होंने काम किया है उसी को लेकर जो जनता है उन्हें अपना समर्थन उपचुनावों में देने वाली है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ और 4-0 और 4 से जो हम कह सकते हैं उपचुनावों का जो रिजल्ट ये यहाँ पर आया है, कांग्रेस ने चारों सीटें अपने नाम कर ली है। तो बीजेपी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका हम यहाँ पर कह सकते हैं ये लगा है। जी हाँ। जी हाँ, निश्चित तौर पर इतनी उम्मीद भाजपा को भी नहीं थी कि 4-0 हो जाएगा उसके सत्ता में रहते हुए। जी ऐसे में जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो निश्चित तौर पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। और विशेष तौर पर मंडी संसदीय क्षेत्र जो मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर का अपना संसदीय क्षेत्र आता है, वहाँ पर भाजपा का हारना निश्चित तौर पर भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिएगा, जो भाजपा ने इस बार परिवारवाद के नाम पे जो टिकट काटने का जो निर्णय लिया है जी वो भारी पड़ा है। और महंगाई इस उपचुनाव में एक मुख्य जो मुद्दे के रूप में काम कर गई। महंगाई के साथ साथ जो थोड़ी जो समस्याएं थी कर्मचारियों से जुड़ी, पंजाब वेतन आयोग से जुड़ी सिफारिशें, करुणामूलक संघ के जो कर्म से जो संबद्ध जो है जी जी कार्यकर्ता है जो बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और एनपीएस जैसे कई मुद्दे इस उपचुनाव में उठे थे। हालांकि निश्चित तौर पे इसका जो स्पष्ट जो उत्तर जो है वो कांग्रेस के पास भी नहीं है, जी लेकिन ये कहीं ना कहीं मुद्दों के रूप में सामने आए और जिसका सीधा फायदा आप ये कह लीजिएगा कि भाजपा की बजाय जो है कांग्रेस को हुआ, और महंगाई को उसने एक मुख्य मुद्दे के रूप में कैश किया और उसका जो है फायदा उसे देखने को मिला। जी, जैसे ही रिजल्ट सामने आए हैं तो हम कह सकते हैं कि एक और कांग्रेस जहां पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, वहीं इस रिजल्ट आने के बाद से जो बीजेपी है उनकी टेंशन बढ़ चुकी है अब। जी हाँ। जी हाँ, निश्चित तौर पर भाजपा के लिए ये खतरे की घंटी भी है, क्योंकि जैसे पिछले कुछ दशकों से देखने को आया है कि प्रदेश में जो है 5 साल बाद के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और ये जो उपचुनाव है चारों, इसको जो है सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। और चारों में भाजपा का हार जाना निश्चित तौर पर जो है उसके लिए खतरे की घंटी है, और अपने स्तर पर जो है उसके लिए मंथन करने का भी एक सही समय है। और इसके अलावा जो कांग्रेस है उसके लिए एक नई संजीवनी, एक नई राह जो एक ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं, तो उसका एक हल्का सा संकेत है। अगर कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर सब कुछ सही रहता है तो आने वाले समय में उसकी राह आसान हो सकती है। जी हाँ, और जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ सबसे पहले जो मंडी संसदीय क्षेत्र है उसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वहाँ पर थी, क्योंकि खुद वहाँ पर जो कमान है प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संभाल रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो प्रतिभा सिंह खुद वहाँ पर डटी हुई थी और उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह वो भी वहाँ पर उनके लिए प्रचार कार्य कर रहे थे। तो जैसे ही रिजल्ट सामने आया, प्रतिभा सिंह ने जैसे ही लीड लेना शुरू हुआ और अंदेशा लगाया गया था कि अब वहाँ जी से हाँ। प्रतिभा सिंह ही जीतने वाली है। तो उसके बाद जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें साफ तौर पर यही कहा गया, कुलदीप सिंह राठौर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, जी हाँ। क्योंकि जितनी उन्होंने मेहनत पूरे प्रदेश भर में अलग विधानसभा क्षेत्रों में की थी प्रचार के समय में, तो हम कह सकते हैं कि वो रिजल्ट उनके सामने दिख रहा था कि जनता के सामने जो मुद्दे रखना चाहते थे जनता उन्हें पूरी तरीके से समझ चुकी है और समर्थन भी उन्हें मिला है। तो सीधे तौर पर कुलदीप राठौर का यही कहना था कि
जो जनता ने जिस तरह से अपना समर्थन उन्हें दिखाया, इसका मतलब है कि जो प्रदेश सरकार है उन पर से पूरा विश्वास अब प्रदेश सरकार से उठ चुका है जनता का, और इसी नाते अब जो मुख्यमंत्री है उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से इलेक्शन करवाने चाहिए, ताकि प्रदेश को एक जो मुखिया है नया वो मिले। वहीं अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज ओक ओवर में। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जनता का जो फैसला है वो पूरी तरीके से उसका स्वागत करते हैं, और इसके अलावा क्या क्या जो कारण रहे हैं जिस वजह से बीजेपी को इतनी हार जो झेलनी पड़ी, एक भी सीट जो है उस पर जीत नहीं दर्ज कर पाई बीजेपी, तो कहीं ना कहीं वो मानते हैं इस बात को कि भीतर घात जो हुआ है इन उपचुनावों के दौरान है बीजेपी के अंदर ही, तो इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और उसको लेकर विचार जरूर किया जाएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर कुलदीप सिंह राठौर के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मीडिया के सामने आए और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप उनके साथ थे। तो मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि पार्टी के भीतरघात हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो है पार्टी के स्तर पर मंथन होगा और उसके अनुसार जो भी बातें निकल के सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने माना कि भाजपा के लिए हार सहन करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इस तरह के दौर से जो सत्तारूढ़ दल है गुजरते रहे हैं। वीरभद्र सिंह भी जो है जब प्रदेश की सत्ता में थे तो चारों लोकसभा की सीटें कांग्रेस हार गई थी। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमारे लिए ये निश्चित तौर पर जो है मंथन करने का विषय है कि कहाँ पे सत्ता और संगठन के स्तर पर कमियां रही है और उन कमियों को दूर भी किया जाएगा। और इसके अलावा जो है एक जो रिपोर्ट जो है जो मंथन करने के बाद ये आला कमान के पास भी जाएगी, और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में सत्ता और संगठनात्मक स्तर पर बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे कयास पहले भी लगाए जा रहे थे और उसी तर्ज पर जो है आने वाले दिनों में जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, निश्चित तौर पर सत्ता संगठन में फेरबदल हो सकता है। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की पहले से लेकर जो है संभावनाएं जताई जा रही थी, और ये जो परिणाम है इसमें डॉक्टर रामलाल मारकंडा और गोविंद सिंह ठाकुर जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जो मंडी संसदीय क्षेत्र में आते हैं वहाँ पे भी लीड नहीं दिला पाए, और भाजपा के कई विधायक जो है वो पिछड़ गए। भाजपा ने जो मंत्रियों को जो है उपचुनाव में ड्यूटी लगाई थी चारों जगह पे, वो भी जो है कहीं से भी भाजपा नहीं मतलब जीत दर्ज कर पाई। और मुख्यमंत्री ने खुद माना कि मैं इस हार को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते सबसे पहली जवाबदेही उनकी बनती है। तो ऐसे में जो भी है वो जनमत उनको स्वीकार है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के लिए भी ये जीत जश्न मनाने के लायक नहीं है। इसका कारण ये है कि जो जीत का अंतर है वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि पहले रहा है। विशेषकर जो है मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर प्रतिभा सिंह जो है 7,490 वोटों के अंतर से जीती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि जो मंडी संसदीय क्षेत्र में जो है 12,661 लोगों ने नोटा दबाया है। अगर आप ये कह लीजिएगा कि अगर यहाँ पे नोटा का विकल्प ना होता तो ये वोट जो है कहीं भी किसी भी कांग्रेस या भाजपा की ये हार का कारण बन सकते थे, और नोटा ने निश्चित तौर पर मंडी में जो है समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जी। तो जिस तरह से हम देख भी पा रहे थे दिन के समय में, जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहे थे, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हो रही थी, दूसरे राउंड की काउंटिंग हो रही थी, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहा था तो सामने निकल कर ये बात आ रही थी संसदीय क्षेत्र, मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सिराज का जो एरिया है, मंडी का जो कुछ क्षेत्र है, वहां से जो लीड है वो बीजेपी के प्रत्याशियों को मिली है, जबकि उसका सीधा जो मुकाबला है सिराज का रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चल रहा था। जैसे वहां पर मंडी सिराज से जब जो प्रत्याशी है जो कुशाल सिंह ठाकुर है उनका जब जो एक वोट का जो मार्जिन है जो जिससे वो लीड कर रहे थे 20,000 जब वहां से पहुंच रहा था, तो इतना ही जो मार्जिन है वो रामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिभा सिंह आगे चल रही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कुल्लू की, लाहौल स्पीति की, ये किन्नौर की बात करें तो वहां से जो लीड है
वो प्रतिभा सिंह ने ज़्यादा वहाँ से लिए, और हम कह सकते हैं कि उनकी जीत का एक जो कारण है वो भी सामने इस तरह से देखने को आया है। पर जो नोटा, जिस तरह से हम कहें मंडी संसदीय जी हाँ, क्षेत्र जी हाँ। की वोटिंग अगर हम टोटल बात करें, 12,000 के तकरीबन अगर नोटा वहाँ पर दबाया गया है, इसका सीधा मतलब ये है कि जो जनता है वो किसी भी प्रत्याशी को इस तरह से नहीं समझती है कि वो प्रत्याशी के रूप में या फिर उनकी जो मांगे हैं वो आगे पूरी करने के रूप में वो उन्हें हम कह सकते हैं कि सक्षम वो समझते हैं, क्योंकि 12,000 के करीब जो लोग वो नोटा अगर वहाँ पर बटन दबा रहे हैं, जी तो हाँ। इसका मतलब वो जो इसके बारे में सोच रही है आने वाले समय में कि उन्हें विकल्प कुछ और चाहिए। तो जी हाँ। क्या लगता है आपको सर कि हिमाचल में जैसे काफी समय से जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकार चलती आ रही है और रूटीन में वही चलता है, एक टेन्योर बीजेपी का होता है, एक टेन्योर कांग्रेस का होता है, तो ऐसे में तीसरा जो विकल्प है कहीं नजर आ रहा है जी? जी हाँ। नहीं, निश्चित तौर पर अभी तक तीसरा विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। हालाँकि पंडित सुखराम ने हिविका का गठन करके कोशिश ज़रूर की थी और उन्होंने उस समय 4 सीटें भी जीती थी उन्होंने, लेकिन वो मंडी से बाहर नहीं निकल पाए। जी इसके बाद जो जब भाजपा से बाहर हुए महेश्वर सिंह, तो उन्होंने भी जो है हिलोपा को गठित करने का प्रयास किया, लेकिन वो खुद ही उस समय जीत पाए। तो अभी तक जो है प्रदेश में जो है तीसरा विकल्प जो है खड़ा करने की ज़रूर कोशिश की गई है, लेकिन जो है तीसरा विकल्प अब तक नज़र नहीं आया और ना ही अभी तक जो ऐसी संभावनाएं जो है अगले विधानसभा चुनाव में नज़र आ रही है। जी क्योंकि हालांकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो विकल्प देख रही है, लेकिन वो इस बार भी जो है लोकसभा क्षेत्र में भी अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाई। तो ऐसे में आप निश्चित तौर पर ये देखेंगे कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच ही जो सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जी। जी हाँ। तो जितने भी लोग अभी हमारे साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से भी जुड़े हैं, आप अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश उपचुनाव जो अभी संपन्न हो गए हैं, तो इसमें बीजेपी जो हारी है, क्या आपको कारण लगते हैं? और कांग्रेस किस चीज़ का जो फायदा है कांग्रेस को, क्या कांग्रेस अच्छे से जो मुद्दे हैं जनता के उसे उठा पाई है, या फिर बीजेपी की ऐसी कौन सी गलतियां जिनकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है? सर, जिस तरह से बीच में हमने देखा भी था, जो महंगाई का मुद्दा ऑपोजिशन की तरफ से बार बार उठाया जाता, जी हाँ। महंगाई होगी, बेरोजगारी का मुद्दा होगा या किसानों के मुद्दे हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सर कि ये जो इश्यूज है वो बीजेपी पर भारी पड़ा है? निश्चित तौर पर जो महंगाई का जो मुद्दा है वो भाजपा पर भारी पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस ने इसको कैश भी किया है। जी जहाँ तक मंडी की बात है, मंडी में अब कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड भी खेला, वीरभद्र सिंह के नाम पे वोटें भी मांगी। और महंगाई जो है वो हर जगह, अगर कांग्रेस जनता के बीच जा रही थी तो महंगाई को एक मुख्य मुद्दे के रूप में उठा रही थी। जी हालांकि एक थोड़ी सी बात यह है कि इसके बावजूद भी जो है लगभग 40% से ज़्यादा जो हमारा मतदाता है वो वोट डालने नहीं आया। तो अगर महंगाई के मुद्दे पे लेकर लोगों के बीच ये भी धारणा रही है कि चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो चाहे भाजपा सत्ता में रही हो, महंगाई एक सतत प्रक्रिया है और दोनों के कार्यकाल में बराबर देखने को मिली है। जी तो इसको लेकर दोनों दल जो है अलग अलग समय पर जब वो सत्ता में रहते हैं तो अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस समय आम आदमी भी महंगाई, जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, आम आदमी परेशान है। खाद्य पदार्थ महंगे होते जा रहे हैं, खाद्य तेल महंगे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर महंगाई जो है इसमें जो मददगार, जो आप ये कह लीजिएगा कि भाजपा की जीत में वो है एक मुख्य जो भूमिका उसकी रही है। जी। अगर हम बात करें एक परिवारवाद का जो मुद्दा है, लगातार हम्म। जब से ये इलेक्शन शुरू हुए थे, तब से इन चीज़ों को लेकर बातचीत चल रही है कि कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना था कि यहाँ पर परिवारवाद नहीं, जो काम करता है, अगर वो हम्म। परिवारवाद जिस जो परिवार में पहले से ही अगर कोई राजनीति कर रहे हैं, हम्म। आगे उनके जो लोग वंशज है वो अगर काम कर रहे हैं पार्टी में, तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। भले ही वहीं दूसरी ओर अगर हम बात भाजपा की जाए, वहां पर परिवारवाद को बिल्कुल भी हम कह सकते हैं सपोर्ट नहीं किया गया, जी हाँ। जिसकी वजह से जो चेतन बरागटा है सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, हमने जो हम्म। बलकोट खाई में देखा, इतनी बड़ी जो बगावत उनकी तरफ से वहां पर की गई। तो कहाँ तक सर हम ये कह सकते हैं कि जो परिवारवाद है, कहीं वो बीजेपी को तो नहीं ले डूबा? वहीं साथ में हम देख भी रहे हैं कांग्रेस हम्म। ने इसका फायदा खूब उठाया जी, है। निश्चित तौर पर बीजेपी को तो अगर आप ये कह लीजिएगा कि अगर जुब्बल कोटखाई में भाजपा की हार का कारण है तो वो जी परिवारवाद है। क्योंकि जिस तरह से चेतन बरागटा का टिकट कटा,
हालांकि ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही परिवारवाद के नाम पे भाजपा ने टिकट काटे हैं। वो जितने भी उपचुनाव हुए वहाँ पर भाजपा ने इस तरह के जो है टिकट काटे, और ये जो मुद्दा है वो भाजपा पे भारी पड़ा है। और आप ये कह लीजिएगा कि कांग्रेस ने इस बार 3 जो ऐसे सदस्य थे जिनको जो परिवारवाद से आते थे उनको टिकट दिया है, और कांग्रेस ने के तीनों विजयी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश की जनता ने जो है परिवारवाद को माना है। जी और ये कह सकते हैं आप, क्योंकि प्रतिभा सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी है, तो वो चुनाव जीती है। हालांकि वो पहले भी सांसद रह चुकी है। इसी तरह जो है रोहित ठाकुर जुब्बल कोटखाई से आते हैं, उनके जो दादा है वो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और 9 बार जो है उन्होंने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। तो उनको भी जनता ने फिर से तीसरी बार वो चुन के आए हैं, स्वीकारा है। इसी तरह से जो हम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है फतेहपुर से पूर्व मंत्री सुजान सिंह पठानिया जो है, उनके पुत्र जो है भवानी सिंह पठानिया को भी कांग्रेस ने टिकट दिया था, और वो भी चुनाव जीत के आए हैं। सिर्फ अर्की जो विधानसभा क्षेत्र है जी वही एक ऐसा था जहाँ पे किसी भी दल ने जो है परिवारवाद को टिकट नहीं दिया, लेकिन वहाँ पर जो है कांग्रेस को जीत मिली है। और जो जुब्बल कोटखाई में जो भाजपा की जो हार का जो सबसे मुख्य कारण है वो चेतन बरागटा थे, और जो नरेंद्र बरागटा के पुत्र है उनका इस बार टिकट कट गया। भाजपा का कैडर पूरी तरह से बिखर गया। भाजपा का जो अधिकतर कैडर था वो नरेंद्र बरागटा के पक्ष में आ गया, और नीलम सरकैक की मतलब जो है जमानत तक जब्त हो गई। मतलब जो भाजपा के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात है। जी हालांकि उन्होंने महिला कार्ड भी खेला कि वो महिला प्रत्याशी है, और वो 3 बार जिला परिषद की सदस्य भी रही। लेकिन जो चेतन बरागटा के साथ हालांकि जो उनके परिवार की सहानुभूति भी थी जुड़ी, जैसे नरेंद्र बरागटा जी का हाल ही में निधन भी हुआ, लेकिन उसके अलावा जो कांग्रेस ने जो अपना कैडर वहाँ पे एक संतुलित, आप ये कह लीजिएगा कि कांग्रेस के कैडर में वहाँ पे किसी तरह का बिखराव देखने को नहीं मिला। लेकिन भाजपा का कैडर जैसे ही बिखरा उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला, और भाजपा को जो है वहाँ पर सीधे नुकसान हुआ। जी जुब्बल कोटखाई क्षेत्र की अगर हम बात करें, वहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि वहाँ से जो बीजेपी की प्रत्याशी थी नीलम सरैक, उनकी तो जमानत अब जब्त जी हो हाँ, चुकी है जी हाँ, वैसे भी, जी हाँ। क्योंकि उन्हें काफ़ी कम जो वोट्स हैं वहाँ से पड़े हैं। बात अगर की जाए चेतन बरागटा की, हमने जैसे हम देख पा रहे थे कि वो मीडिया से जब इंटरेक्ट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने भी उन्हें जो वोट्स है वो खींचने में समर्थ हो जाए, वहाँ पर हो जाए, क्योंकि जनता ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो साथ है वहाँ पर दिया हुआ है। भविष्य क्या देखते हैं आप इसके बाद चेतन बरागटा का, क्योंकि पार्टी ने तो फैसला सीधे तौर पर ले लिया है कि अब जिसने बगावत की है उन्हें पार्टी में अब वापस नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है अभी तक भाजपा इस बात पे अड़ी हुई है कि जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है उनकी वापसी नहीं होगी। और यह बात आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने फिर से दोहराई। जी लेकिन सत्ता है और सियासी समीकरण समय समय पे बदलते रहते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अगर जैसे विधानसभा चुनाव के समय जब टिकट का आवंटन होगा और कहीं पर पार्टी को ऐसा लगेगा कि उनकी सरकार बनाने में जो है चेतन बरागटा उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, तो इस विकल्प पे जो है विचार किया जा सकता है। हालांकि जो पार्टी का संसदीय बोर्ड है उसका अंतिम निर्णय होता है, जी लेकिन अब तक जो है पार्टी ये मान के चल रही है कि हम जो है जिनको निष्कासित किया है उनको हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो बीते दिन हमने जैसे कल भी बताया था, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है गणेश दत्त, उनकी तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि इस तरह के विकल्पों पे भी विचार किया जाए। तो ये सियासत है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी बेशक जो है भाजपा अपने इस बात पर टिकी हुई है कि जी जिनको हमने निष्कासित किया है उनकी वापसी नहीं होगी। जी बात अगर की जाए कांग्रेस की, चारों सीटें अपने नाम कर दी है कांग्रेस जी। ने, लेकिन इसमें ऐसे जीत मनाने वाली जो बात है वो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मार्जिन हर सीट पे काफ़ी कम रहा है। एक्सपेक्टेड जिस तरह से होना चाहिए था उतना ज़्यादा समर्थन, उतना ज़्यादा जो मार्जिन है वैसा वो नहीं रहा है। आने वाले समय की अगर हम बात करें, विधानसभा इलेक्शन अगले साल होने वाले, तो उसको लेकर कांग्रेस को किस तरह से जो तैयारियां हैं यहाँ पर करने को रह जाती है,
क्योंकि बीजेपी ने जो भी हथकंडे अपनाने थे, बीजेपी की तरफ से जो चीज़ कहा जाती थी कि जो कांग्रेस है उनके पास वो मुद्दाहीन है, वो उनके पास वो नेता विहीन है, वीरभद्र सिंह के बाद उनके पास अब कोई नेता नहीं बच रहे, इन सब चीज़ों के ऊपर जो चीज़ कही जाती थी। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी जैसे हम कह सकते हैं कि चारों सीटें अपने नाम कही, लेकिन अगले साल के लिए क्या चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए ताकि जो समर्थन है विधानसभा चुनावों में भी उन्हें मिलते रहे। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है संगठनात्मक स्तर पर जो कांग्रेस कह लीजिएगा और भाजपा दोनों को जो है नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस के पक्ष में हालांकि समर्थन आया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय उन्हें एक किसी नेता का चेहरा जो है सामने लेकर जाना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं जाती तो ऐसे में जो है कई बार जो है जनादेश जो है वो खंडित जनादेश भी मिल जाता है, या जी फिर उसका फ़ायदा भाजपा को मिल सकता है अगर भाजपा किसी नेता को जो है आने वाले समय में प्रोजेक्ट करती है। और कांग्रेस में हालांकि सेकंड लाइन जो है वीरभद्र सिंह के बाद बहुत से नाम हैं। मुकेश अग्निहोत्री उनमें से एक है, रामलाल ठाकुर है, आशा कुमारी है, बहुत से वरिष्ठ नेता है जो जिनके पे जो है कांग्रेस सोच सकती है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लिए जो है ये सही समय है कि अगर वो अगले चुनाव के लिए अभी से तैयारी करके जो है किसी अगर एक नेता को अभी से आप प्रोजेक्ट कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उसका सीधा फायदा उसको मिल सकता है। और इसी तरह भाजपा में हालांकि अभी तक ऐसा नहीं है कि जयराम ठाकुर जो है निर्विवाद रूप से भाजपा को प्रदेश सरकार को संभाल रहे हैं। और पार्टी ये पहले कहती रही है कि उनके नेतृत्व में ही जो है हम चुनाव लड़ेंगे, और उपचुनाव भी उनकी देखरेख में लड़े गए थे। लेकिन जिस तरह से जो है सियासी समीकरण बदले हैं, अभी जो उपचुनाव में 4-0 से जो हार मिली है, इसको लेकर निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान पे चर्चा होगी। और इसके आधार पर संगठन की तरफ से क्या तय होता है, संसदीय बोर्ड क्या तय करता है, और प्रदेश से जो है भाजपा के जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा वो प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी पारखी नज़र जरूर होगी कि किसके हाथ में जो है आने वाले समय में बागडोर सौंपी जाए। क्या वो जयराम ठाकुर के हाथों में ही जो है चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन इसका जो है अभी आने वाले दिनों में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी समय है 1 साल का है। और सरकार के पास जो अभी जो थोड़ी जो कमियां है कहीं पे जो सत्ता और संगठन के स्तर पर जो देखने को मिली है, उनको जो है उन कमियों को भी वो दूर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो उपचुनाव अभी हुए हैं ये सिर्फ 20 विधानसभा क्षेत्रों में ये जो चुनाव हुए हैं, जिसमें से 17 मंडी संसदीय क्षेत्र के अंडर थे और बाकी 3 जो विधानसभा क्षेत्र उनको लेकर चुनाव हुए थे। 68 जो विधानसभा क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश की, अगले साल वहां पर चुनाव होने हैं। तो किस तरह से कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी इस चुनावों से सबक लेकर आने वाले समय के लिए तैयारियां जरूर करनी चाहिए, ताकि जो आने वाले समय में वो जनता के बीच में जाए कि वो फिर से रिपीट कर सकते हैं, या फिर कांग्रेस को तैयारी पूरी करनी चाहिए कि नहीं अब परिवर्तन का वक्त आ गया है और उनकी पार्टी को समर्थन जनता को देना चाहिए। तो ये हमने चुनाव से संबंधित जो अपडेट है आपके सामने रखी। आज जो समीकरण हिमाचल प्रदेश में रहा, कांग्रेस ने भारी जीत कांग्रेस को यहाँ पर मिली है, और वहीं जो बीजेपी है एक भी सीट उनके नाम पर नहीं रही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर उपचुनाव को लेकर देखने को मिली। तमाम अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। तो अगली जो अपडेट है जो वो काफ़ी ज़रूरी भी रहती है, क्योंकि जो कोरोना है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार जो आंकड़े हैं वो सामने यहाँ पर आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में कितने नए आंकड़े सामने आए हैं, कोरोना के कितने नए मामले आए हैं, कितनी मौत हुई है हिमाचल प्रदेश में, उसका भी आपको जो डाटा है वो हम देने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 168 नए मामले आए हैं और 4 मरीजों की मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से। तो हम आपको बता दें कि ये जो 4 जो मरीज हैं जिनकी कोविड के चलते मौत हुई है, इसमें कांगड़ा से 72 साल के व्यक्ति, कांगड़ा से ही 74 साल की महिला, कांगड़ा से 65 साल की महिला और मंडी से 74 साल के व्यक्ति की कोविड के चलते मौत हुई है। इसके अलावा ये जो 168 जो पॉजिटिव केसेस आए हैं, ये बिलासपुर में 4, चंबा में 2, हमीरपुर में 36, कांगड़ा में 67, किन्नौर में 1, कुल्लू से 2, मंडी से 16, शिमला से 13 मामले सामने आए हैं, सोलन से 2 और ऊना से
25 मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि कुल आंकड़ा प्रदेश में अब कोविड संक्रमितों का कितना हो गया है, वो 2,24,410 पहुंच गया है। और वर्तमान में जो एक्टिव केसेस है हिमाचल प्रदेश में, एक्टिव केसेस अब 1796 रह गए हैं। और पिछले 24 घंटों में 233 जो मरीज हैं वो कोविड से ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो प्रदेश में अब तक कुल जो टेस्ट हैं वो 36,96,746 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 34,72,294 मरीजों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। और अभी तक प्रदेश भर में कोविड से 3745 लोगों की मृत्यु हुई है। और हम आपको बता दें शिमला जिला की बात, शिमला जिला में पिछले 24 घंटों में जो 13 मामले सामने आए हैं। कहाँ कहाँ से सामने आए आपको हम बता दें। शिमला से 1, आईजीएमसी से 2, रामपुर के खनेरी से 1, रोहडू से 2, कुमारसैन से 1, मशोबरा से 1 और मल्याणा से 1 और अन्य क्षेत्रों से जो मामले हैं वो सामने आए हैं। अब जो कोविड संक्रमित हैं शिमला की अगर हम बात करें, वो कुल आंकड़ा 27,563 पे पहुंच गया है। और अभी तक जो एक्टिव केसेस है शिमला में 111 एक्टिव केसेस हैं और 26,807 मरीज कोविड से ठीक होकर घर जा चुके हैं। और शिमला ज़िला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 641 मरीजों की कोविड के चलते मौत हुई है। अब एक जो क्राइम से संबंधित मामला है वो सामने आया है पिछले 24 घंटों में। जो सबसे बड़ा मामला सामने आया वो हम आपको बता दें कि एक कमीशन एजेंट है जिन्हें 65,50,000 की चपत लगी है। क्या ये पूरा मामला है, इसके बारे में हम आपको बता दें। शिमला में जो फल मंडी है भट्टा कुफर में, वहाँ पर एक जो कमीशन है, जिस तरह से हमने बताया, उनके साथ ठगी हुई है। महाराष्ट्र के एक जो व्यक्ति है ने कमीशन एजेंट को के साथ ही जो ठगी है वो की है। और ये जो भट्टा कुफर के रहने वाले थे ये एजेंट, इन्होंने पुलिस में अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराई थी। और इन्होंने ये भी बताया कि ये फल मंडी में कमीशन एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। और 2019 में उन्होंने सेब के 11 ट्रक को शिमला के फल मंडी भट्टा कुफर से जालना महाराष्ट्र के लिए जो साहिल चौधरी है जो ठग है, जिन्होंने ठगी की है इनके साथ, उन्हें भेजे थे। लेकिन जो साहिल है वो उनका असली नाम नहीं था, जो वो ठग है वो असली नाम नहीं था उसका असली नाम शाहिद शफीक है जो बागवान है। और चौधरी फ्रूट कंपनी का गलत इस्तेमाल उस ठग की तरफ से किया गया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सामने जो है यहाँ पर आई है। तो ऐसे में क्या है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है 420 धारा के तहत। और इस मामले को लेकर जो पुलिस है उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। और कैसे इस व्यक्ति को ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि ये मामला काफ़ी पहले का है, 2019 का ये मामला है। अभी तक जो पेमेंट है वो एजेंट को नहीं हुई है। इसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको लेकर जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और जैसे ही इसमें कुछ अपडेट सामने निकल कर आती है हम आपको ज़रूर इसके बारे में अपडेट देंगे। तो तमाम जो अपडेट है हमने आपके सामने रखी आज, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार सब लोगों के लिए सब लोग कर रहे थे। उपचुनावों का जो रिज़ल्ट है सेमीफाइनल जिसे हम कहेंगे, उसमें कांग्रेस की जीत हुई है। लेकिन इसमें जीत मनाने वाली अभी उतनी बात है नहीं, क्योंकि मार्जिन जिस तरह से हम देखें आमतौर पर जैसे देखा जाता था जब एमपी के इलेक्शंस होते थे या विधानसभा जब इलेक्शंस होते हैं उस समय जो एक मार्जिन रहता था उतना मार्जिन नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं विधानसभा इलेक्शंस में आगे कांग्रेस के लिए भी ये बड़ी चुनौती होने वाली है। वहीं ये बीजेपी के लिए भी एक झटका है, जहां पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि जो जनता है वो समर्थन उन्हें पूरी देगी, क्योंकि 4 ही सीट्स है। और जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर वो वहाँ पर जाएंगे। और ऑपोजिशन पर जो बार बार आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन जो जनता है हिमाचल प्रदेश की अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ का जो वोटर है काफ़ी ज़्यादा वाइस है। वो इन सब चीज़ों को लेकर नहीं कि क्या स्टेटमेंट्स किस पार्टी की तरफ से किस पार्टी को लेकर की जा रही है, कि एक नेता दूसरे नेता को लेकर क्या कह रहा है। जनता इस चीज़ को लेकर नहीं, कौन सी सरकार कितना विकास कर रही है, जो प्रत्याशी खड़े हैं क्या वो उस लायक हैं उनके मुद्दे सामने रखने के लिए या फिर नहीं, इस चीज़ को लेकर जो हिमाचल का जो वोटर है काफ़ी वाइस माना जाता है। और समय आने पर जो गेम पलटने वाली बात है वो भी हम कह सकते हैं हिमाचल का जो वोटर है वो कर जी हाँ। सकता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है उपचुनाव के नतीजे जो है दोनों दलों के लिए एक संकेत है। और दोनों दलों के लिए मेहनत करने की, जो आप ये कह लीजिएगा कि आप अभी मेहनत करने की आवश्यकता है।
भाजपा के लिए थोड़ा निश्चित तौर पर ये सेटबैक इसलिए है कि अभी जो पीछे लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो है 68 के 68 जो जितने विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो है भाजपा ने जो है जीत दर्ज की थी, यानी कांग्रेस किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अपना खाता नहीं मतलब खोल पाई थी। जी खाता खोलने का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र से जो है उसके प्रत्याशी को बढ़त नहीं मिली थी। इसके बाद उपचुनावों की बात ये कीजिए, पिछले जो उपचुनाव हुए उसमें भी भाजपा को जीत मिली थी और कांग्रेस धर्मशाला उपचुनाव में प्रत्याशी की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। और अब जो उपचुनाव हुए हैं इसमें जो है कांग्रेस को चारों स्थानों पर जीत दर्ज मिली है। मंडी से प्रतिभा सिंह सांसद बनी है, फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया है, रोहित ठाकुर जो है जुब्बल कोटखाई से है, अर्की से संजय अवस्थी जो है पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। और इसी तरह से जो है जुब्बल कोटखाई, जी हाँ हमने बता दिया, रोहित ठाकुर। और मार्जिन जो है आपने कहा कि कम रहा है, निश्चित तौर पर कम रहा है क्योंकि सांसद का जो मार्जिन है 7,490 वोट का काफ़ी कम मार्जिन रहा है। और शायद जो ये बड़े लंबे समय के बाद या ये कह लीजिएगा कि पहली बार जो है इतना कम मार्जिन रहा है। इसके अलावा फतेहपुर में जो है 5,789 वोटों से जो है भवानी सिंह पठानिया जीते हैं। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर 6,333 वोट से जीते हैं और अर्की से जो है संजय अवस्थी जो है 3400 वोटों से जीते हैं। तो जी कुल मिलाकर आज की अपडेट यहाँ तक ही, और कल फिर से नई अपडेट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। हम दोनों को आप अनुमति दीजिए। तो जी कल नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह से तब तक देखते रहिए शिमला केसरी न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।